हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डायरेक्टली वीडियो को स्टॉप कर दिया था, बट यहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, सो डोंट वरी। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कोई वर्ड समझने में, या फिर यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, तो काइंडली मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. Now let's proceed towards the next where we have left before. तो चर्च यहाँ पे क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे. ओके, चर्च निकलवाते थे क्या, टैक्सेस, जिसको हम टीथेस बोलते हैं. अब आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चे कि जो चर्च है ना, यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट करवाता था. क्या निकलवाता था, टीथेस. इसको हम टीथेस बोलते हैं. टैक्स का नाम था टीथेस. ठीक है, चर्च जो है वो, आप कैसे याद रखोगे, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ. चर्च जो है वो किसको, ये अपने टीथ को क्या करता था, पीजेंट्स में गड़ाते थे. ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है. चर्च के बड़े बड़े क्या थे, उसके टीथ्स थे, तो वो टीथेस करते थे. ऐसे आपको याद रखना है किसकी, पीजेंट्स को. ठीक है, तो चर्च जो टैक्स लेते थे उसका नाम था टीथेस. एंड फाइनली हर मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, उनको क्या पे करनी पड़ती थी, स्टेट्स को. ये दूसरी चीज़ है, आपको बस याद रखना है कि टीथेस किससे एक्सट्रैक्ट करवाई जाती थी, तो पीजेंट से, यानी कि किसानों से, जो कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो सब किसान को. और बाद में फाइनली क्या होता था, जो थर्ड स्टेट्स हैं ना, उनको पूरी टैक्स पे करनी पड़ती थी स्टेट्स को. ठीक है, वो फ्रेंच का जो पूरा स्टेट है ना, उसको पूरा वो स्टेट को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था. और कौन पे करते थे, तो थर्ड स्टेट वाले ही ओनली पे करते थे. और इसमें इंक्लूडेड था डायरेक्ट टैक्स. तो आपको डायरेक्ट टैक्स का भी एक अलग सा नाम था, जिसका नाम था टेली. क्या नाम था, TAILLE, टेली. तो पहले तो हमने तीथेस पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं टेली. ठीक है, तो टेली जो है ये दूसरा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स था. यानी उनको बिना मतलब डायरेक्ट ली जाती थी कि आपका ये टैक्स लग गया, अब आप निकाल के पैसे दो, ये वाला टैक्स है. ठीक है, तो ये डायरेक्ट था, वो इनडायरेक्ट नहीं थी. और इनडायरेक्ट टैक्स तो वो भी लगी हुई थी इनमें, जैसे कि मान लो वो डेली जो सामान खाने वाली कंजप्शन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नमक हो गया जो हम डेली अपनी डाइट में ऐड करते हैं. ठीक है, टोबैको हो गया, वो आपको पता होगा गांजा है ना. तो ये सब जो चीज़ें थी, इन सब में एवरीडे टैक्स लगी थी, जो कंजप्शन वो यूजुअली लेते थे. तो इतनी सारी बर्डन थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते थे, थर्ड स्टेट्स को ही ये टैक्स जो थी ना, ये पे करनी पड़ती थी. एक तो ये चर्च को टैली दे रहे हैं, दूसरी बहुत सारी जो टैक्सेस है स्टेट को देना पड़ रहा था. ठीक है, जिसको हम टैली बोलते हैं, टीथेस बोलते थे चर्च वाले. टैली जो है डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट को देनी पड़ती थी. और भी बहुत सारे खाने पीने की जो सामान थी उसमें भी उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था. तो आपको आई होप कि याद हो गया होगा कि थर्ड स्टेट्स जो थे वो कौन थे, सेकंड स्टेट्स एंड फर्स्ट स्टेट्स. सोसाइटी ऑफ स्टेट्स आपको नोट करना है कि जो थर्ड स्टेट जो थे वो बहुत ही रिच लोग भी थे उसमें से, और बहुत सारे पुअर सेक्शंस के भी लोग थे, जैसे पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए. और फिर जो सबसे थोड़े अमीर टाइप के जो थर्ड स्टेट्स वाले थे, वो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए. हाँ जी, तो आपको ऐसे ही याद रखना है. एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको याद रखनी है, जिसका नाम है लीवर. ठीक है, लीवर जो है ना, ये करेंसी का यूनिट है फ्रांस में. ठीक है, जो करेंसी वो यूज़ करते थे उसकी यूनिट है. और जो फ्रांस में जो लीवर यूज़ करते थे, ये 1794 से आपको याद रखना है कि इसका डिसकंटिन्यूएशन हो गया, यानी कि बंद कर दी गई. 1794 के बाद क्या हुआ, दूसरा यूनिट ऑफ करेंसी यूज़ करी गई. तो आपको याद रहेगा LIVRE, लीवर जो है 1794 से पहले ये करेंसी का जो यूनिट है वो यूज़ किया जा रहा था, पर इसको डिसकंटिन्यूड कर दी गई इन 1974. तो ये क्वेश्चन पूछी गई है, इसलिए आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, एक आपको इमेज दिखेगा जो काफ़ी मीनिंगफुल है. यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं. आप देखो यहाँ पे कोट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक जो है बैठा हुआ है, उसके पास डॉगी है, और वो बड़ा अच्छा सा कपड़ा भी पहना हुआ है. ठीक है, हैट पहना है, उसके कपड़े देखकर ही लग रहा है ये काफ़ी रॉयल्टी में है. ठीक है, जिसको हम नोबल्स बोल सकते हैं,
चर्च का तो नहीं है बट नोबल्स है। ओके। और यहाँ पे एक बेचारा पुअर फेलो जो है ये क्या कर रहा है, इसके लिए ग्रेन लाया है, फ्रूट्स, मनी, सैलड, ठीक है, इस फैट लॉर्ड के लिए। ये मोटा सा लॉर्ड है और ये गरीब जो है ये अपनी मेहनत की चीज़ें लाकर इस फैट लॉर्ड को दे रहा है और ये इस चीज़ को ले रहा है, ठीक है। और इसको ये भी मतलब भी नहीं है कि जब वो चीज़ उससे ले रहा है तो वो उसे एक मतलब एक थैंक यू वाली एक जेस्चर भी दे दे, ठीक है। वो बस ऐसे ही उसको बिहेव कर रहा है दैट ही इज़ ऑब्लाइज टू डू दैट, उसका ड्यूटी है ये। तो आप इस एक्टिविटी से आप परसीव कर सकते हो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट वाज एंड व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ दोज थर्ड स्टेट्स पीपल, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कोट्स लिखी है जिसका ये मतलब है कि जो नोबल मैन है ये एक स्पाइडर है और जो ये किसान है वो क्या है, वो एक मक्खी है जब वो स्पाइडर की वेब में जाकर फंस जाता है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि जितने अनाज यहाँ पे आप देख रहे हो ना स्टोर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक कोट्स दी हुई है, द मोर द डेविल हैज़, जितना एक डेविल यानी कि दुष्ट के पास जितना ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा उसे और ज़्यादा वो ज़्यादा मांग करता है, ठीक है। डेविल का यही खास चीज़ होती है। एक मिनट बच्चे, अब आप ये याद रखना बच्चे, तो यहाँ से द स्ट्रगल टू सर्वाइव हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, ठीक है, वो बढ़ेगी, रोज़ होगी मतलब बढ़ेगी, फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। 1715 को इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 23 मिलियन, ओके। और अब कितनी हो गई, 1789 तक से हो गई 28 मिलियन, है ना, यानी कि 5 मिलियन बढ़ गई है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये काफ़ी रैपिड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे डिमांड होगा फूड ग्रेन्स का, यानी कि जो फूड ग्रेन्स थे, ठीक है, उसकी ज़्यादा और डिमांड हुई कि लोग बढ़ गए, है ना। प्रोडक्शन यहाँ पे ग्रीन की जो होती है वो, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है क्या ग्रेन्स की, ठीक है, तो वो जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी थी उस तरीके से वो भी नहीं बढ़ रही थी ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड जो हो जाएगा ग्रीन का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ ब्रेड है, ठीक है, प्राइस ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड की जो कीमत थी, वो आपको मैंने बताया एक स्टेपल डाइट थी, है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक स्टेपल डाइट थी। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो है तुरंत से बढ़ गए, तो ये स्टेपल डाइट जो है लिमिटेड अमाउंट में थी। तो बहुत सारे वर्कर जो थे, जो एम्प्लॉयड थे लेबरर्स की तरह या वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, जिनके ओनर जो थे उनके लिए फ़िक्स्ड वेजेस उनको प्रोवाइड करते थे, ठीक है। उनको अगर मान लो 20 रुपीज़ मिलती है तो 20 मिलती ही थी, उससे ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो ये क्या हुआ, तो वेजेस जो थी वो कीप पेस नहीं कर पाया, जैसे प्राइस बढ़ रही है तो उनकी वेज जो है वो अभी तक उतनी ही है। मान लो 50 रुपये किलो राइस है, लेकिन वेज इंसान का सिर्फ 30 रुपये ही, यानी कि इनकम उनकी सिर्फ 30 रुपये कमा रहे हैं और प्राइस राइस की कितनी हो गई है, 50 हो गई। समय के बाद फिर 80 हो गई, लेकिन उनकी इनकम बढ़ी नहीं है। प्राइस बढ़ रही है सामान की, लेकिन जो उनकी जो कीमत है मतलब इनकम जो है वो क्या है, वो स्टेगनेंट है, यानी कि रुकी हुई है, 30 का 30 ही कमा रहे हैं। तो इससे क्या पड़ रहा है, ये इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो गया है। यहाँ पे जो पुअर और रिच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वाइड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर टाइप से दिखेगा कि जो रिच है वो ज़्यादा ही रिच हो जा रहे हैं और जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब हो रहे हैं, बीच में आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा। तो ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा ही बुरा होने लगा। अब ड्रॉट आने लगी, सूखापन आ गया, ठीक है। ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, अब यहाँ पे ड्रॉट आ गई तो हार्वेस्ट भी क्या हो गया इनका, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ा। और जिससे क्या हो गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गई, यानी कि लोग के पास अब एक दिन खाने का भी खाना नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गई सर्वाइवल की। तो लोग यहाँ पर भूखे मरने भी लग गए, ठीक है, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्रांस में आने लग गया था। ओल्ड रेजिम की टाइम की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन थी, ओके। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी ये दिखेगा डायग्राम, जिसमें आप कुछ चॉइसेस दी हुई हैं यहाँ पे, फूड रियार्ट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइजेस, वीकर बॉडीज़। तो आपको इस बॉक्स में सुइटेबल के हिसाब से जो वर्ड्स आएंगे पहले या बाद में, उसको आपको यहाँ पे फिटिंग करना है इन दिस ब्लैंक बॉक्सेस। तो आप लोग कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
एक्टिविटी है। Now let's focus upon a growing middle class envisages an end to privileges. अब यहाँ पे क्या होगा, जो मिडिल क्लास के हैं ना वो विज़न करेंगे। एनविसेजेस मतलब होता है विज़न करना, आगे की तरफ देखना, फ्यूचर। ठीक है, वो क्या करेंगे कि वो जितने भी प्रिविलेजेस थे, जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी नोबल्टी को, क्लर्जी को, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे कि भाई ये इनको क्यों मिल रही है प्रिविलेजेस बाय बर्थ, क्यों? ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भगवान ने जब उनको ऐसा पैदा नहीं किया है तो हम क्यों उनको ऐसे दे रहे हैं? भाई कोई रीज़न तो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिडिल क्लासेस में क्या होगी, लोग जागरूक होंगे, वो विज़न करने लगेंगे और अलग समाज की, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा, ठीक है, पास्ट में देखा यानी अतीत में देखा कि जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे रिवोल्ट्स में। जैसे कि हमने पढ़ा, र्यूमर्स आया था कि किंग जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे मिलिट्री ट्रूप्स को भेज रहा है सिटीजन्स के अगेंस्ट में वहाँ पे फायर करने के लिए। तो बहुत सारे सिटीजन्स ने क्या करा, पीपल्स मिलिशिया को फॉर्म करा, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पे लोग ने पार्टिसिपेट करा, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट। ठीक है, क्यों क्यों करा, अब आपको समझ में आ गया, आपने रीज़न पढ़ ली। सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको देख के आपने डिसाइड किया कि ठीक है, क्यों लोग इतना गुस्सा हैं, आक्रोश हैं, लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और राजा यहाँ पे क्या कर रहा है, इनसे और डबल टैक्स की उम्मीदें कर रहा है। टैक्स को क्या कर दिया वो, और इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ तो लोग जी नहीं पा रहे हैं, टैक्स क्या देंगे। ठीक है, फूड स्कार्सिटी या फूड की कमी हो गई है। ठीक है, दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अभी तो इनकी समाज में ही प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे क्या मिल रही है, लोगों को प्रिविलेजेस मिल रही है, बर्थ प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि इनकी जो इनकम है वो स्टेबल है, बढ़ नहीं रही है। और जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ रही है, यानी कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, सोशल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या होंगे, ये प्रोग्राम्स भी कैरी आउट, यानी कि इनकी जो ग्रीवेंसेस इनको सुनने के लिए कोई ग्रुप भी नहीं है, कोई ग्रुप फॉर्म नहीं है। अगर कोई अकेले खड़ा होकर सरकार के अगेंस्ट में हो जाए तो उसको क्या करेगा, उसको उड़ा दी जाएगी, है ना। तो ऐसा अभी सिचुएशन था फ्रांस का। तो ये जो ऐसे सिचुएशन थी ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स वाले जो थे इन्होंने ये काम ना किसको दे दिया, तो थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पेरस मेंबर्स थे ना, यानी कि जो बहुत ही अमीर थे, और वो अमीर हो गए थे, मान लो मर्चेंट हैं, उन्होंने सी रूट्स के बहुत दूर दूर फार लैंड में जाकर वहाँ पे ट्रेडिंग करी मर्चेंट्स, तो उन्होंने इनकम जनरेट किया। तो उस तरीके से वो प्रॉस्पेरस रिच पर्सन ऑफ थर्ड स्टेट्स वाले, या फिर डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, या कोई आर्टिसंस हो गया, है ना, आयरन स्मिथ हो गया, बहुत सारे। तो इनके पास ना एजुकेशन की क्या थी, एक्सेस थी, ये पढ़ाई कर सकते थे। अब आपको पता है पढ़ाई एक ऐसी ज़रिया होती है जिससे हमारी ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती है, हम नॉलेजेबल बनते हैं, देन वी अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं। तो एजुकेशन से क्या हुआ, लोगों में एक नई सोच आने लगी, न्यू आइडियाज़ आने लगे, है ना। वो डाइवर्जेंट सोचने लगे, हर 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 जगह से वो क्या करने लगे, सोचने लग गए। तो एजुकेशन क्या हुआ, अब ये समाज में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 18 सेंचुरी ने क्या विटनेस करेगा, यहाँ पे अब एमरजेंस होगी सोशल ग्रुप्स की, जिसको हम बोलेंगे मिडिल क्लास। ठीक है, यहाँ पे अब वर्ड आएगी मिडिल क्लास की। अब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद, ठीक है, हमने 1789 पढ़ा, अब 18 सेंचुरी कुछ टाइम के बाद लोग यहाँ पे जो थर्ड स्टेट्स के ही कुछ प्रॉस्पेरस मेंबर्स हैं, अमीर हैं, ठीक है, ये एजुकेटेड हैं और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज़ हैं, रीजनिंग करेंगे, अवेकनिंग हो गई इनमें। ठीक है, तो ये 18 सेंचुरी की बात हो रही है, यहाँ पे मिडिल क्लास का एमरजेंस होगा, जो अर्न करेंगे क्या, वेल्थ यानी कि धन, किससे, एक्सपेंडिंग ओवरसीज़। मैंने आपको बताया मर्चेंट जो बहुत दूर दूर जाकर ट्रेड करेंगे या खुद ही सामान को बनाएंगे, जैसे वुल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल्स हो गई, या फिर कुछ एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे होंगे। तो ये रिच मेंबर्स हैं फ्रांस सोसाइटी के। ठीक है, ये रिच सेक्शन की हम बात करें जो बिलोंग करते हैं थर्ड स्टेट से। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, अब हम
ये मर्चेंट्स की तो हमने बात कर ली, और जो सामान को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, उनको मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेट के हैं इसमें और भी प्रोफेशंस हो गए, जैसे लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ये तो ओबियसली एजुकेटेड सेक्शन पार्ट है ना, सोसाइटी के एजुकेटेड सेक्शन पार्ट हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये एजुकेटेड हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं और बिलीव करते हैं, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि कोई भी ऐसा ग्रुप है, ठीक है, हमारे समाज में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको, ठीक है, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, प्रिविलेज मिलनी चाहिए पैदाइश, ठीक है, यानी कि जब पैदा हो रहे हैं तो उनको कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ की बात की गई है, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। रैदर क्या होना चाहिए, एक पर्सन्स की सोशल पोजीशन को बस डिपेंड ऑन हिज मेरिट, कि उसकी क्या सोसाइटी में पोजीशन है, उसकी मेरिट को देखकर, उसकी विजडम को देखकर उसको उसकी स्टेटस मिलनी चाहिए, ना कि उसकी जन्म से वो पैदा हुआ, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है बट स्टिल ही हैज़ सम प्रिविलेजेस, ऐसी नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड में होता है, एक एक्टर का बेटा एक्ट्रेस ही बनता है, या एक्टर बनता है, और उसकी बेटी एक्ट्रेस बनती है ना, इवन दो इफ़ ही और शी डजेंट हैव द क्वालिटी बट स्टिल। तो ये चीज़ आप प्रिविलेज्ड बाय बर्थ इज़ नॉट मच अप्रिशिएटेड, जितनी आप अप्रिशिएट क्या करोगे उनकी विजडम और मेरिट को देखकर, क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ होती है, उसमें एजुकेशन होता है, उसमें स्ट्रगल होती है ना, और उसी के साथ एक्सपीरियंस भी ऐड होता है। तो यही है क्या, समाज में जो है ये चेंजेस लाते हैं। तो ये जो आइडियाज़ है ना, ये आपको दिखेगा कि ये एक ऐसा टाइप का आपको विज़न देगा, एनविसेज करेगा एक ऐसा सोसाइटी जिसमें आज़ादी होगी और बहुत ही इक्वल लॉज होगी, कि सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि कोई राजा का घर का बेटा जो है वो राजा ही बने रहे, वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है, सुप्रीमेसी है उसकी, नहीं। यहाँ पे जो पीजेंट्स का बेटा है और राजा का बेटा विल बी ट्रीटेड एज इक्वल, बिकॉज दे बोथ आर ह्यूमन बींग, ठीक है। यहाँ पे सबके लिए आज़ादी होगी और इक्वल लॉज होगी, जो राजा के बेटे के लिए होगी लॉ, वो हमारे नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी वही सेम लॉ होगी। और सबके लिए क्या होगी, मौका मिलेगा, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सबको। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो वो प्रिविलेज सेक्शन का है, जैसे कि नोबिलिटी हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, सिर्फ उनको ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, गरीबों को नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हो ये सब चीज़ें, जो फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये सब पहली बार बात हो रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। ये चीज़ की बात किसी ने भी कभी नहीं करी थी इस अर्थ में, और इसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को फिलोसफर्स ने क्या करा, आगे लाया, ठीक है। कौन फिलोसफर्स, आप वंडर कर रहे होगे कि ऐसे सोच को किसने दिमाग में लाया और इस सोच को किसने सोसाइटी में आगे लेकर चला। तो आपको उस सोच को लाने वाला एक पॉलिटिकल थिंकर का नाम याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन लॉक। ओके, जॉन लॉक जो थे वो एक फ़िलासफ़र थे, एंड ही वाज वन ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर। और उनकी अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छी अच्छी उन्होंने बातें लिखी हैं अबाउट कि हमारा सोसाइटी कैसे जो है वो बटा हुआ है। और यहाँ ये देखो, द टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये जॉन लॉक ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। और एक जीन जैकस रोजियो, इनको आप रोजियो भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इनकी भी जो है ना, आप पढ़ोगे तो इसमें भी इन्होंने क्वेश्चन करा है कि जो होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं वहाँ पे, आई विल टेल यू अबाउट दैट। लेकिन जॉन लॉक का आपको याद रखना है कि इसके जो बुक है, इनकी जो बुक द ट्रू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसके दो बुक है, एक वन ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, एक दूसरी है टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने इसमें इस बुक में दिखाया है कि कैसे हम रिफ्यूट कर सकते हैं, यानी कि हमें नहीं मानना है उस डॉक्ट्राइन, उस प्रिंसिपल्स को जो डिवाइन है, एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, जो बिल्कुल राइट दी गई है किसको, लुइस 16 को, यानी कि किंग को। उसको हमें रिफ्यूट करना है, डॉक्ट्राइन ऑफ द मोनार्क, ठीक है। मोनार्की सिस्टम जो भी वो बोल रहे हैं, तो हम अगर वो हमारे लिए ख़राब है तो हमें उसको क्या करना है, रिफ्यूट करना है, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, डिनाई करनी है। रोजियो ने कैरी करी इस आइडिया को, फॉरवर्ड करा, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। तो रोज़ियो को आपका याद रखना है, जीन जैक्यूज रोज़ियो ने यही कहा था, आइडिया को और फॉरवर्ड करा। उन्होंने प्रपोज करा कि जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है, एक सरकार कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेड इट्स पीपल, ठीक है। पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या एक सरकार का रोल होता है, क्या एक लोगों का रोल होता है टुवर्ड्स सरकार, ठीक है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ये चीज़ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखेगा, जो कि ये भी फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री लिखी गई थी, ठीक है, बाय रूसियो। ये आपको याद रखना है। ये बुक्स का नाम बच्चे आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। किसके बीच में था? तो पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में थी। तीसरा आपको याद रखना है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो लॉज की जो क्या आत्मा, ठीक है, क्या क्या होती हैं लॉज, होते क्या, कानून, ठीक है। इसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, आपको ये याद रखना है। किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने प्रपोज करा था डिवीज़न ऑफ पावर। अगर किसी एक इंसान को आप पूरी पावर दे दो और मान लो वो डेस्पोटिक है, तो वो तो पूरा जीना ही क्या कर देगा, लोगों का बहुत ही ख़राब हाल कर देगा। जैसे हमने ज़ार में पढ़ा, एडोल्फ हिटलर में पढ़ा, अब यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ रहे हैं, लुई 16 कितना ज़्यादा एट्रॉसिटी कर रहा है अपने लोगों के साथ, है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो कि एक ही अगर सोल किंग या रूरल होता है, ठीक है, या क्वीन होती है, तो वो क्या करता है, वो डेस्पोटिक बनने का ज़्यादा टेंडेंसी होती है उसमें। तो आप क्या करो, आप पावर को डिवीज़न कर दो, बांट दो, ठीक है। अगर बांट दोगे तो मान लो एक अगर बुरा है तो दूसरा वाला क्या है, उस पर चेक ऑन करेगा। अगर दूसरा वाला भी बुरा है, फर्स्ट वाला भी बुरा है, तो थर्ड वाला भी क्या करेगा, उसको चेक ऑन करेगा, ठीक है। तो उस पावर को क्या कर देगा, वो न्यूट्रल कर देगा। तो पावर्स को ना बटी होनी चाहिए। तो हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है ना। हमारी जो ऑर्गन्स आप देखोगे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उसके भी 3 सेपरेट ऑर्गन्स है। तो मॉन्टेस्क्यू के ही अकॉर्डिंग है। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑर्गन हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरी ऑर्गन हो गई हमारी एग्जीक्यूटिव, और थर्ड ऑर्गन हो गई हमारी जुडिशरी। तो ये 3 ऑर्गन्स सेपरेट है और तीनों जो है ना वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, टोटली डिफरेंट। जिसमें लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लेकिन जो जुडिशरी है वो एक ऐसी बॉडी है जो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है ना। तो आपको ये सब याद रखनी है। तो डिवीज़न ऑफ पावर्स की कॉन्सेप्ट हमने भी उठाई है, और हमने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ ऐसा उठाया है जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने ये सीखा है मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग कि पावर को डिवीज़न होनी चाहिए, एक इंसान पे पूरी पावर कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो मॉडल है गवर्नमेंट का, इसे तो यूएसए ने क्या कर दिया, तुरंत ही इसे अपने में लागू कर दिया, ठीक है। और 13th कॉलोनीज़ ने क्या कर दिया, डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन भी उसे क्या कर दिया था, सब्जुगेशन करा था, उसे दबाकर क्या करा था, एक्सप्लॉयटेशन करा था वहाँ की इकोनॉमी को। तो अमेरिकन ने क्या करा, रेज़ करा वॉइसेस टुवर्ड्स देम। तो अब वो इंडिपेंडेंस हो गए 13 कॉलोनीज़ फ्रॉम ब्रिटेन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, गारंटी करी इंडिविजुअल राइट्स। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो फ्रांस वाले भी ना देख रहे हैं, वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था ना, तो वो देख रहे थे, और वो भी वहाँ भी देख कर वो समझ रहे हैं ना कि ब्रिटेन वाले कितनी ही ज़्यादा उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और किस तरह से वो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात कर रहे हैं, है ना, अपनी इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स आप देख सकते हो कि अमेरिका में भी इनकी इन्फ्लुएंस आ रही है ना। ये तो फ्रांस में ही अपनी इन्फ्लुएंस दे दी है, और अमेरिका में भी इनकी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस आ गई थी। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपने देखा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए ये। Now let's move towards here. The idea of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses. अब ये जो philosophers थे इन्होंने तो लिख ही दिया, ठीक है, बहुत सारी कहानी। अब बहुत सारे philosophers इस पे जाकर डिस्कशन करेंगे, बातें होंगी, है ना। कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा बातें होंगी, सैलून्स में जहाँ लोग बाल कटवाने आ रहे हैं, कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने आते हैं, बातें करते हैं, तो ये सब चीज़ की बातें होती है, लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है, बुक्स को लेकर न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंटली लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, ग्रुप्स में बहुत ज़ोरों ज़ोरों से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं?
ताकि बेनिफिट कर सके उन लोगों को जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो वो मुंह से बोल कर उनको समझा रहे हैं कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे समाज में और इस चीज़ को हमें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को जागरूक दिलवा रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ था ना, लुई 16 का जो प्लान कर रहा है ये इम्पोज करने का कि और टैक्स लगाए, देखो यहाँ तो लोग को सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रही है, जीने का क्वेश्चन आ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, और यहाँ पे किंग प्लान कर रहा है अभी फिर से नया टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का, यानी कि उसमें तो डेप्थ था, हमने देखा मोर देन 2 बिलियन है ना लिबरेज देनी पड़ रही है उसको। अब यहाँ पे फर्दर से टैक्सेस को मीट करने के लिए स्टेट की, ठीक है, अब और ज़्यादा वो क्या करेगा, टैक्स को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम दी थर्ड स्टेट्स, क्योंकि थर्ड स्टेट से टैक्स देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस एक्सपेंस को मीट करने के लिए यहाँ पर लुई 16 ने प्लान करा कि वो क्या करेगा, इम्पोज करेगा टैक्स, ठीक है, जिससे अब यहाँ पे लोग की बर्दाश्त जो हो गई वो बाहर हो गई, ठीक है, घड़ा में पानी भर गया। अब इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब लोग काफ़ी गुस्सा हैं, आक्रोश हैं, और वो चाहते हैं इस सिस्टम में बदलाव आए और ये सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस दी हुई है ओल्ड रेजिम की, जो कि एक तरह से आप देखोगे तो ये एक्सट्रैक्ट है जो कि एक लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ऐसा हुआ था। इस ये क्या कोराबोरेट करेगा, ठीक है, उस इवेंट को। तो गाइज़ ये वाला जो स्टोरी है ये एक्सट्रैक्ट है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू गाइज, बाय, टेक केयर।